हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर दी होगी। नहीं करिए तो बेटा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम हो चुका है कि हमारा जो नीट का एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है। हमने जितनी भी मेहनत की थी 1 साल में 2 साल में, वो सब बेकार जा चुकी है, ऐसा आपका मानना है। लेकिन कहीं न कहीं सब अच्छे के लिए होता है। जो मेरा मानना है वो इसलिए है कि बेटा अगर आपने 2 साल मेहनत की, मानता हूँ, दुःख हमें भी होता है कि भई बच्चा ये सोच के मेहनत करता है कि इस बार फाइनल है, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चा घूमने के लिए चले गए थे, अपना पता था उनको सिलेक्शन हो चुका, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अचानक से गुड न्यूज़ दे दी बीच में एनटीए ने कि आपका पेपर कैंसल हो गया, दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा। तो फिर से वो सारी चीज़ें फिर से उठाना, फिर उनको रिकॉल करना, फिर दोबारा दिल के अंदर ये भी थॉट आता है कि होगा, नहीं होगा, है ना? बहुत सारे फैक्टर्स आने लगते हैं, टेंशन होने लगती है। बट बेटा जब पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक होने से कहीं न कहीं आपके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ने वाला था। जैसे आपके 600 साढ़े 600 नंबर आ रहे थे, और अगर ये पेपर जो लीक हुआ, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी उनके घर पे ये पेपर जा चुका है, वो घर बैठे मेहमान बन चुके हैं वो, तो उनको कुछ करना नहीं था, जाके पेपर में सीधा टिक मारना था और आंसर उनके सामने रखा हुआ था। तो उन जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की वो बच्चे आपकी सीट को छीन कर लेके जाते हैं, तो कट ऑफ आ ही जाती, जिससे आप साढ़े छः सौ नंबर पे भी आप एमबीबीएस कॉलेज को नहीं ले पाते। जो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाता। तो बताइए, अगर इस तरीके से 10 से 20 हज़ार बच्चे अगर ऐसे हो जाते, तो क्या आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल पाता? नहीं ना। तो जब नहीं मिल पाता तो आपको कितनी हताश होते, कितने दुःख होते कि इतना मार्क्स लाने के बाद भी हमको मेरा मन का कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है। तो अब आप खुद आइडिया लगाइए, अगर ये पेपर कैंसल हुआ है तो बहुत बड़े स्केल पे धांधलेबाज़ी हुई है। जो एनटीए ने सोचा है कि इससे पहले कि ये चीज़ें बाहर निकल के आएँ, उससे पहले पेपर को कैंसल कर दिया जाए। दूसरा, अगर पेपर कैंसल हुआ है तो कुछ बड़ा ही हुआ है लार्ज स्केल पे, वरना अगर छोटी-मोटी चीज़ें होती जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो एनटीए ने उसको पेपर को कैंसल नहीं किया था। तो उनको भी मालूम है कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ें खराब हुई हैं, जिसका ज़िम्मेदार एनटीए खुद है। बट क्या कर सकते हैं बेटा, आपके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, हमारे भी कुछ नहीं है। तो फिर से बस यही रिक्वेस्ट है, अपना कॉपी पेन उठा लीजिएगा, मेहनत करना स्टार्ट करो। अब बात आती है कि सर कितना समय हमको मिलेगा, कि भई जब हमारा पेपर आएगा तो हमें कितना समय मिलेगा इस पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऑलमोस्ट आपको मान के चलो 45-50 डेज़ के आसपास मिलेंगे, कि राउंड फिगर में 2 मंथ हम बोल सकते हैं। क्यों? देखो, कोई भी चीज़ अगर दोबारा से बिल्कुल रिफ्रेश तैयार की जाएगी तो उसको बनाने में समय भी लगेगा। बनाने के बाद हर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट भी करना है, स्टेज वाइज़ उसको भेजना भी होता है। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, एडमिट कार्ड के साथ सिटी भी अलॉट होगी, और आपको कोई दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कुछ समय के बाद। तो अब ये सारी प्रक्रिया होने में कम से कम तो थोड़ा बहुत समय तो चाहिए, और मोटा-मोटी समय वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो 2 महीने 45-50 डेज़ के आसपास। तो आप 45 या 40 डेज़ मान के चलो, जो हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ये फ्रेश डेज़ मिलेंगे, जिसमें हमें पूरा जी-जान से काम करना है। उसके बाद अब इसमें जो बात करते हैं पेपर का लेवल, पेपर का जो लेवल रहेगा वो अच्छा खासा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पेपर अगर लीक हुआ है तो एनटीए भी पूरा गुस्से में बैठा है, तो पेपर का लेवल भी अच्छा होने वाला है। बट हम टफ नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बट लेंथी कर सकता है वो, जिससे आपका स्कोरिंग वाला पार्ट थोड़ा डाउन जाए। क्यों जाए? स्कोरिंग करने का रीज़न उसका ये होगा क्योंकि गुस्से में है, गुस्से में चाहेगा वो कि तुमने हमसे पंगा लिया है, तो आपके साथ तो भी पंगा लेना पड़ेगा। जब आपने हमसे पंगा लिया है तो इस पंगे को आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है? तो लेंथी रहेगा, लेंथी वाला जो पार्ट रहेगा उसमें क्या-क्या आपको देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपका स्कोर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है। नंबर 1 चीज़, असर्शन रीजन्स, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेगा। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो गए, इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकता है, और न्यूमेरिकल पार्ट को बढ़ा सकता है, जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ज़्यादा रहे। ठीक है? तो इससे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन की बेटा अभी प्रैक्टिस करके चले, और थोड़ा-सा बेसिक क्वेश्चन का डेप्थ लेवल क्वेश्चन को बढ़ा के चलें, कि क्वेश्चन को एक डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसमें ट्विस्ट डाल के पूछेगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, हो सकता है कि आपको सोचना पड़े, और सोचने पे टाइम जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स निकालो बेटा। जो आपने नोट्स अभी कुछ समय पहले बाँध के रख दिए थे उनको निकालो। निकालने के बाद उनको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और रिवीजन के साथ-साथ जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आप जो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उसको ज्वाइन करके बेटा उनको फुल सिलेबस टेस्ट को देना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, हर कोचिंग में अब होने वाली हैं। ठीक है? तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना है, और अपना नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाइए। प्रैक्टिस में बेटा थोड़ा
हाई लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखना बेटा, पेपर टफ होगा तो सभी के लिए होगा और ईज़ी होगा तो सभी के लिए होगा। देखो जैसे इस बार का पेपर हुआ, ईज़ी था तो सबके लिए था, तो कट ऑफ भी प्रेडिक्ट की जा रही थी 620 जाएगी, 630 जाएगी। अगर पेपर का लेवल थोड़ा टफ है, कम हो जाएगी, फ़ायदा आपका ही होने वाला है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पढ़ने वाले बच्चे को ही वो सीट मिलनी चाहिए। जो बच्चे मेहनत नहीं करते, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, उनको घर बैठे अगर सीट मिली तो फिर फ़ायदा क्या? गरीब बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छा बच्चा स्कोर कर रहा है, उसको मनचाहा जो ड्रीम है वो मिल नहीं पा रहा, तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा? तो अगर सीट पे आपका नाम है तो वो आपको मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो बच्चा मेहनती मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको वो हक मिलना चाहिए। बट कहीं न कहीं लैकिंग है हमारी गवर्नमेंट की भी और हमारी एनडीए की भी, जो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने कि ये चीज़ें दिन डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, ये क्या सब चल रहा है? तो हम जो मेहनत करें बेटा, बस उस मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। और अपने इतने दिन मेहनत किए तो और थोड़े दिन की बात है, थोड़ी-सी और मेहनत कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। वही पैटर्न, पहले बायोलॉजी को अच्छे से सोल्व करना है, फिर केमिस्ट्री को अच्छे से सोल्व करना है, फिर फिजिक्स को अच्छे से सोल्व करना है। लेकिन करना कैसे है सीक्वेंस में अभी भी आपको बता रहा हूँ। पहले आपको तीनों पोर्शन में सबसे ईज़ी क्वेश्चंस ढूँढ के करने हैं। बायोलॉजी में सबसे ईज़ी कौन है, केमिस्ट्री में सबसे ईज़ी कौन है, फिजिक्स में सबसे ईज़ी कौन है, पहले उनको सबको निपटा दो। फिर उसके बाद जो थोड़ा-सा अप लेवल में फिर उनको निपटाना स्टार्ट करो, फिर टफ लेवल को, जिससे आपका स्कोरिंग पार्ट अच्छा हो जाएगा। अगर 45 क्वेश्चन है तो 45 में से अगर आप 30-35 करने की कैपेबिलिटी रखते हो और अगर पेपर का लेवल अप है, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझे? बिंदास होके आराम से काम करो। आपको ये नहीं घबराना कि यार पेपर में, जैसे अब नीट का दोबारा पेपर होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो 45 के ना 50 हो जाएँगे, ऐसा कोई क्वेश्चन वही सेम आने हैं, बट थोड़ा-सा लेवल का फ़र्क मिलेगा। उस लेवल के फ़र्क के लिए उस लेवल के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सीक्वेंस वही फ़ॉलो करना है। पहले सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में ईज़ी क्वेश्चंस करने हैं, फिर ईज़ी के बाद उसमें बाद जो भी आपका एवरेज आता है, टफ आता है, फिर इनको करते हुए चलना है, जिससे आपका लगभग-लगभग सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए। समझे बेटा? बट दिमाग में